हाँ जी, कैसे हैं आप सब? कितना बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छी बात है। तो हमने अपने 3 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में खत्म कर लिए हैं। नाउ वी आर ऑन अ 4th चैप्टर, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो ये 4th चैप्टर तो है, बट स्टेज 1 क्या थी सर? कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है, मेथड्स देख लिए कैसे कलेक्ट करना है, हमें डेटा कलेक्ट करना आ गया है, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है? हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमने कलेक्ट कर लिया डेटा, बट जो हम डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या करके लाता है, डेटा को कलेक्ट करके लाता है, उसे क्या बोलते हैं? वो एक रो डेटा है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। तो उस रो डेटा को मीनिंगफुल कंक्लूजन में डालने के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से देख सके और कंक्लूजन निकाल सके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है डेटा। क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइज करना पड़ता है डेटा को, ठीक है। डेटा आर नॉट कैपेबल, ऑब्वियसली जो रो डेटा है वो कैपेबल नहीं है कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन देने के लिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स को अरेंज किया किस फॉर्म में? इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डेटा। जो डेटा हमारे पास है उसे हम क्या कर सकें? एनालाइज कर सकें फर्दर। क्या कर सकें? फर्दर एनालाइज कर सकें, ठीक है। समझ आई बात? हमारे पास जो रो डेटा है उसको हम क्या कर सकें? एनालाइज कर सकें, ठीक है। चलिए, उसलिए ऑर्गेनाइज हम करते हैं। आगे बात करता है, कह रहा है एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज टू डिस्ट्रीब्यूट। कह रहा है ऑर्गेनाइज करने का एक इंपॉर्टेंट मेथड है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बाइफरकेट कर दो, अलग कर दो इनटू डिफरेंट क्लासेस। उसको डिफरेंट क्लासेस में अलग कर दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। कह रहा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन या सॉरी कन्वर्जन। इसमें क्या है? कन्वर्जन ऑफ रो डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज इन सच मैनर दैट मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन कैन बी ड्रॉन कैन बी ड्रॉन। समझ आई बात? जिसे हम क्या कर सकते हैं? मीनिंगफुल कंक्लूजंस निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलें फिर आगे चलिए। तो कह रहा है व्हाट इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है? कह रहा है एक एग्जांपल लिया हुआ है, 200 फैमिलीज हैं एक लोकेलिटी में, ठीक है, जो जिसका हमने डेटा कलेक्ट करा। यू हैव कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग देयर, हमने किस रिगार्डिंग उनका डेटा कलेक्ट किया है? उनके इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन, साइज ऑफ द फैमिली एक्सेट्रा, इन बेसिस पे डेटा को कलेक्ट किया है। बट दिस डेटा विल बी अ लिटिल यूज, उसका कोई यूज नहीं है जब तक अनलेस यू नो हाउ मेनी फैमिलीज आर एडुकेटेड एंड हाउ मेनी आर अनएडुकेटेड। उसमें से कितनी एजुकेटेड है, कितनी अनएडुकेटेड है, ठीक है। हाउ मेनी फैमिलीज अर्न एन इनकम ऑफ एक्सीडिंग 20,000 रुपीज, और कितनी 5,000 या उससे कम अर्न कर रही हैं। इन अदर वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक द रो डेटा मीनिंगफुल, एक रो डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए देयर मस्ट बी अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होना चाहिए, सच एज एजुकेशन लेवल पे, यानी एजुकेटेड फैमिलीज कितनी है, अनएजुकेटेड कितनी है, ठीक है, कितनी रिच फैमिलीज हैं, कितनी पुअर फैमिलीज है, एक्सेट्रा। ऐसे क्लासिफिकेशन होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है ईच सच डिवीजन ऑफ डेटा, ठीक है, इज कॉल्ड क्लास। उनको एक हर डिवीजन को क्या बोलते हैं? एक क्लास बोलते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच द डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, जिस प्रोसेस से हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, यहां से बात कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, अरेंज किया चीजों को, ठीक है, इन ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेंबलेंसेज एंड एफिनिटीज। एफिनिटीज मतलब वही सिमिलैरिटीज, ठीक है, उनके सिमिलैरिटी, सिमिलर बिहेवियर के अकॉर्डिंग, सिमिलर लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग हमने उनको अरेंज किया। एंड गिव्स एक्सप्रेशन ऑन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट एंड मे एग्जिस्ट अमंग ए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब वही है क्लासिफिकेशन, कि हमने उनको अरेंज किया, यानी होमोजेनिटी। अगर मैं सिंपल वर्ड में, एक वर्ड में डिफाइन करूं तो होमोजेनिटी, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम क्लास। आई बात समझ में? तो इससे दो चीजें निकल के आती हैं। कह रहा है दिस डेफिनेशन सजेस्ट टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, कह रहा है डेटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, उनको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया हमने। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, पर्सन में बी क्लासिफाइड एज एडुकेटेड और अनएडुकेटेड। एजुकेशन के बेसिस पे हमने किया, तो या तो एक पर्सन एजुकेटेड होगा या अनएडुकेटेड होगा, ठीक है। डेटा आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास सिमिलैरिटीज। ऑल सिमिलर यूनिट्स आर पुट इन वन क्लास एज
सिमिलैरिटी चेंजेस क्लास ऑल्सो चेंजेस, सिमिलैरिटी चेंज होगी तो क्लास भी चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? दो चीजें हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया ग्रुप्स को, ठीक है, उनके एजुकेशन के बेसिस पे कि वो एजुकेटेड है तो एजुकेटेड, अनएजुकेटेड है तो उस क्लास में, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स में भी बांट सकते हैं हम, ठीक। अगर कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो एक ग्रुप में रख दिया, अलग है तो डिफरेंट में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी वो क्लास भी चेंज हो जाएगी उस चीज, उस डेटा की। आई बात समझ में? चलें फिर आगे। आगे बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स। क्या बात कर रहा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज अंडर। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आइए वो बात करते हैं। कह रहा है ब्रीफ एंड सिंपल। फर्स्ट है ब्रीफ एंड सिंपल। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू प्रेजेंट डेटा इन दैट फॉर्म जिससे वो ब्रीफली दिखे और सिंपल दिखे। हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया डेटा को क्लासिफाई करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो सिंपल वे में आपके सामने आ सके और ब्रीफली आ सके, यानी समराइज्ड वे में आ सके। आई बात समझ में? जिसको आप कम टाइम में अच्छे से एनालाइज भी कर सके। सेकंड, यूटिलिटी। क्लासिफिकेशन एनहेंस, क्लासिफिकेशन है वो एनहेंस कर देती है, इंक्रीज कर देती है यूटिलिटी, यूजफुलनेस ऑफ द डेटा एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलैरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डेटा। क्योंकि सिमिलैरिटी सामने आपको निकल के दिख जाती है तो यूटिलिटी एनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? आगे बात कर रहे हैं डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंस, उससे हमें डिफरेंसेस पता चल जाते हैं अमंग द डेटा मोर डिस्टिंक्टली, इजीली हम देख सकते हैं कि किसमें कितना क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कंपेरेबिलिटी, अब हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेटिव हो जाता है डाटा एंड इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं, इजी एस्टिमेशन हो जाता है। साइंटिफिक अरेंजमेंट, अरेंज किया डाटा को, क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट करता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ए साइंटिफिक मैनर। मतलब एक अनसाइंटिफिक मैनर, नॉन साइंटिफिक मैनर से बेटर साइंटिफिक मैनर होगा ताकि एक अच्छे से अरेंजमेंट होगा, आप उसी चीज से अट्रैक्ट होगे, उसी चीज को पढ़ने का आपका मन करेगा, देखने का मन करेगा, विच इंक्रीजेस देयर रिलायबिलिटी, जिससे हमें पता चलता है कि किसी नॉलेजेबल पर्सन ने बनाया है, एक्सपर्ट ने बनाया, तो जिससे क्या अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। कह रहा है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अट्रैक्टिव तो दिखता ही है ऑब्वियसली, क्लासिफिकेशन मेक्स डेटा आर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अट्रैक्टिव के साथ इफेक्टिवनेस भी आ जाती है। आई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़े, हमने 6 पॉइंट्स पढ़े किसके, क्लासिफिकेशन के, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ब्रीफ एंड सिंपल, ठीक है, यूटिलिटी इंक्रीज कर देता है, डिस्टिंक्टिवनेस, कंपेरेबिलिटी, साइंटिफिक अरेंजमेंट, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अब उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन। गुड क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सिंपल बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कंप्लीटनेस, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छूट गया हो, एक क्लासिफाई भी हो गया, सिंपल भी हो गया और कंप्लीट भी है। कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ रो डेटा शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डेटा गेट्स, अब देखो हर डेटा की बात कर रहे हैं, गेट्स इनटू सम ग्रुप, किसी ना किसी ग्रुप में या किसी क्लास में है, कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं है, कोई डेटा लेफ्ट आउट नहीं है, सब इंक्लूड हो चुका है, फुल इंक्लूसिव। यानी बात करूं तो इंक्लूसिविटी की बात करके चलते हैं, एक न्यू वर्ड इंक्लूसिविटी, ठीक है, यानी सब कुछ इंक्लूड हो गया। दूसरा क्लैरिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ रो डेटा, ठीक है, इनटू क्लासेस, हमने रो डेटा को क्लासेस में डाल दिया, शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल, ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, that there should be no confusion about the placement of any item in a group। कोई कंफ्यूजन ना हो कि इस डेटा को, इस आइटम को हमें किस ग्रुप में या किस क्लास में डालना है। एक बात समझ में, इतना सिंपल और क्लियर होना चाहिए। होमोजेनिटी, ऑल आइटम्स इन ए ग्रुप और ए क्लास मस्ट बी होमोजीनियस। एक ग्रुप में जो हमने बनाया, जो क्लास बनाया, उसमें डेटा सिर्फ होमोजीनियस जाएगा, सिमिलर टू ईच अदर, ठीक। एक बात समझ में। सूटेबिलिटी, द कंपोजिशन ऑफ द क्लासेस मस्ट सूट, क्या सूट करना चाहिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। अब आपका ऑब्जेक्टिव कुछ है, आप क्लासिफाई दूसरे वे में कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। आपका क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, जो आपकी इंक्वायरी का बेस है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, हमें डिटरमाइन क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, ठीक है, तो उनका क्लासिफिकेशन वेट के बेसिस पे, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे कोई मतलब नहीं है, दैट मेक्स नो सेंस, कोई सेंस नहीं है उसका। द डेटा मस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वैसा ही होना चाहिए सूटेबिलिटी। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करें, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, दिस बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन, वो बेस चेंज नहीं होना चाहिए हर इन्वेस्टिगेशन के साथ। एंड इलास्टिक, क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक,
फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, देयर शुड बी ए स्कोप ऑफ चेंज, हम उसमें अगर अपने हिसाब से कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में, डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ पर्पस या ऑब्जेक्टिव, अगर हमारा कुछ चेंज हो रहा है, आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, उसके हिसाब से आप जो क्लासीफाई कर रहे हैं आपको ये देखना है कि वो इलास्टिक होना चाहिए कि कल को हमें कुछ ऑब्जेक्टिव में चेंज करना पड़े, ठीक है, पर्पस में हमारा चेंज आए तो हम उसको भी चेंज करके चल सकते। आई बात समझ में भाई? बिल्कुल। हमें क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, गुड क्लासिफिकेशन, गुड क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक चार्ट बना हुआ है कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला ज्योग्राफिकल, सेकंड क्रोनोलॉजिकल, तीसरा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में सिंपल एंड मैनीफोल्ड, एंड फिर क्वांटिटेटिव यानी अभी न्यूमेरिकल, जो अभी तक आपने स्टैटिस्टिक्स देखा ही है। स्टैटिस्टिक्स में अभी सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं? न्यूमेरिकल ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड आता है ज्योग्राफिकल मेथड। ज्योग्राफिकल और स्पेटियल मेथड बात करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ डेटा। हम कैसे बात करते हैं इसका एग्जांपल लिया हुआ है हमने, नीचे देखते हैं। नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसिकल्स इन 2019 अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। उसके बाद हमने प्लेसेस लिए, पंजाब नंबर ऑफ हम 30, हरियाणा 20, यूपी में 25। तो उसको हमने ग्राफिकल बेसिस पे भी डाल दिया है, ग्राफ में बना के डाल दिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसिकल्स, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। नीचे यहाँ पे प्लेसेस, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बाइसिकल्स। आप ग्राफ के बेसिस पे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये एक बेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो हम आगे बात करेंगे, अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। आप इसको देखिए, समझिए। हाँ जी, तो हमने इससे पहले क्या स्टार्ट किया था? हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाले चैप्टर में, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो उसमें हमने 4 टाइप की बात की थी। सबसे पहले जियोग्राफिकल, फिर क्रोनोलॉजिकल, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जियोग्राफिकल हमने देख लिया था, लोकेशन वाइज, लोकेशन बेसिस पे कैसे करते हैं। तो आज हम बाकी के तीनों को कंप्लीट करेंगे, समझेंगे और कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कह रहा है व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है? टाइम, जो जिसका बेस, जिसका आधार क्या है? टाइम है। जैसे हमने नीचे का एग्जांपल दिया हुआ है, सेल्स ली हुई है किसी भी, हमने लेट्स से एक्स की, एक्स लिमिटेड की एक सेल्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। ईयर वाइज हमने उसकी बाइफर्केशन बना दी है, ठीक है। 17 में 80 लाख, फिर 90 लाख एंड देन 95 लाख। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत इजी, कुछ करना नहीं है आपको। टाइम के बेसिस पे उसको अलग कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बाइफर्केट कर देना, दैट्स इट। उसके बाद बात करते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम बात करते हैं, हम पहली बार स्टैट्स में क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी आपकी अच्छाइयां, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आपकी वो सारी चीजें जो अभी तक हमने क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स टोटली बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव थिंग्स, ठीक है। पर आज हम कहां बात कर रहे हैं? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो क्या होता है क्वालिटेटिव? कह रहा है दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। फॉर एग्जांपल, डेटा में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन में बी ऑफ 2 टाइप। अब इसको भी 2 टाइप में बांट दिया हमने क्वालिटेटिव को भी। पहला है सिंपल, दूसरा है मैनीफोल्ड, ठीक है। पहली बात, हम ये दोनों पे जाने से पहले एक छोटा सा बात करते हैं, क्वालिटेटिव कंपैरिजन या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, हमें उसको रिलीजन में बांटना है। तो हम रिलीजन को एट्रीब्यूट लेके हर पर्सन को रिलीजन बेस्ड बाइफर्केट कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन, उसका एक पार्ट क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डाइकोटोमी। इसे हम बोलते हैं डाइकोटोमी। डाइकोटोमी मतलब दो ऐसी चीजें, मतलब दो चीजें जो ऑलरेडी अलग हैं, दो अलग चीजें, तो उसको अलग ही रख रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं दिस इज बिकॉज द डेटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे वो एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर अब्सेंस ऑफ क्वालिटी, लेट्स से मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, क्योंकि दोनों चीजें अपोजिट है, अलग है, ऑलरेडी अलग है, उसी के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। एडुकेटेड अनएडुकेटेड, ठीक है, ये एग्जांपल है इसके।
आई बात समझे? दिस इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन, हमने सिंपल क्लासिफाई कर दिया उसको। उसके बाद मैनीफोल्ड मतलब एक से ज्यादा, यानी मल्टीपल क्लासिफिकेशन। व्हेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक से ज्यादा है, इट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन और मल्टीपल क्लासिफिकेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ इट देयर मे बी मोर देन टू क्लासेस। टू इलस्ट्रेट, हम उसको इलस्ट्रेट करने के लिए क्या एग्जांपल ले रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स मे बी क्लासिफाइड एज स्किल्ड और अनस्किल्ड, दिस मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू लिटरेट और इलिटरेट एंड आल्सो फर्दर डिवाइडेड एज रूरल और अर्बन। ठीक है, नीचे हमने इसका एग्जांपल लिया हुआ है, कह रहा स्किल्ड अनस्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड में भी लिटरेट इलिटरेट, स्किल्ड भी इलिटरेट इलिटरेट, उसमें भी रूरल वाइज और अर्बन वाइज। दिस इज कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। आई बात समझे? क्वालिटी की बेसिस पे ही है, बट सिंपल में हमने दोनों को अलग कर दिया था, मेल फीमेल जैसा, एडुकेटेड अनएडुकेटेड, हेल्दी अनहेल्दी। ठीक है, यहां पे मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स में बांट दिया हमने। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स आ गई हमारे पास। बात समझ आई? सिंपल सी है, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलें फिर आगे। कह रहा नोट दिया, इन qualitative classification data are classified on the basis of phenomena like honesty or beauty which is not in measured, जो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव टर्म्स में, यूनिट्स में 2 3 4। ठीक है, उस सब में। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये अभी तक हम जो करते आ रहे हैं वो यही तो है। क्या रहा है, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ऑफ द फैक्ट्स, numbers of classes are framed keeping in view the lower and the highest set of data refers to a phenomena like wages, profit, ये सब चीजों पे हमने न्यूमेरिकल टर्म्स में, न्यूमेरिकल बेसिस पे हम कोई भी एट्रीब्यूट को लेके, जैसे प्रॉफिट ले लिया या हमने वेजेस ले लिया, उसके बेसिस पे हमने उनको अलग कर दिया। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने, कह रहा है कि हमने क्या लिया, एनुअल प्रॉफिट ऑफ स्मॉल स्केल फर्म इन द स्टेट ऑफ यूपी। एक स्मॉल स्केल फर्म का एनुअल प्रॉफिट लिया है, हाइपोथेटिकल डाटा है, कोई रियल डाटा नहीं है, जस्ट फॉर एन इलस्ट्रेशन। एनुअल प्रॉफिट है, स्मॉल स्केल फर्म जितनी भी हैं यूपी में उसके ही है, उनका अगर जिन फर्म्स का एनुअल प्रॉफिट अप टू 1 लाख है वो 5 है, 1 लाख टू 2 लाख 150, 2 लाख टू 3 लाख 1500, 3 लाख टू 4 लाख 800, 4 लाख टू 5 लाख 400 एंड अबव 5 लाख इज 200। इन द अबव क्लासिफिकेशन प्रॉफिट इज द फिनोमिना, यहां पे फिनोमिना क्या बना हमारा, एट्रीब्यूट क्या बना हमारा, प्रॉफिट। इट इज quantifiable phenomena, hence it is called quantitative classification of data। सिंपल सी बात। उसके बाद बात करता है, कह रहा इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फिनोमिना अंडर स्टडी लाइक प्रॉफिट, जो हमने ऊपर लिया, अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज ओवर टाइम और अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली टाइम के अकॉर्डिंग या फिर रीजन के अकॉर्डिंग। व्हेन ए फिनोमिना अज्यूम्स डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, इट इज कॉल्ड वेरिएबल, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या बोलते हैं उनको, वेरिएबल बात करते हैं। अकॉर्डिंगली क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, वेरिएबल की, और हमारे आगे वाले हमने बात भी किसकी करनी है, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल की छोड़ी थी, वो थी वेरिएबल पे। तो आज उसी बात को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? सर वेरिएबल वो है जो चेंज हो सकता है। हाँ, जैसे हम एक्स को मानते हैं, एक्स इज अ वेरिएबल जिसकी कुछ वैल्यू होती है। हाँ जी, ऐसा ही कुछ। तो मैं बताता हूं आपको, कह रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक और वो फिनोमिना, ठीक है, जो कैपेबल है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब कुछ न्यूमेरिकली टर्म्स में होना चाहिए, फिर तो मेजर तो तभी कर पाओगे, या फिर जो चेंज हो सकता, क्या हो सकता है, जो चेंज हो सकता है ओवर द टाइम, या उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स और ए फिनोमिना which is capable of being measured and changes its value over the time is called variable। तो अब मैं बात करता हूं, कह रहा है variable refers to that quantity, variable refers to that quantity which is subject to change, जो चेंज हो सकती है, and which can be measured, जिसको मेजर कर सकते हैं by some unit, किलोग्राम्स, नंबर्स, ग्राम्स, लीटर्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं, या हाइट की बात करते हैं या वेट की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं, इफ यू मेजर द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 देन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, वन इज डिस्क्रीट एंड दूसरा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये दोनों को हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं, बट उससे पहले मैं एक बात दोबारा से कर लेता हूं। वेरिएबल आपको समझ आया, वो कैरेक्टरिस्टिक और वो फिनोमिना जो मेजर किया जा सकता है या फिर ओवर द टाइम चेंज हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत?
आई बात, इतनी सी बात समझ आ गई तो समझो वेरिएबल समझ आ चुका है। ठीक है, चलिए, या फिर जिसे हम सम यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, दैट्स इट। अब बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की। किसकी बात करते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करते हैं। आइए सुनिएगा, इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा। कह रहा है डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोस वेरिएबल्स, ठीक है, दैट इंक्रीज, जो इंक्रीज होते हैं इन जम्प्स, यानी कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस से नीचे कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस नहीं है, जंप से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक 1 by 1 इंक्रीज होते जा रहे हैं, 2 by 2 इंक्रीज हो रहे हैं, 3 by 3 सेम नंबर से जो जंप ले रहे हैं, 1 3 6 10 15 20, ऐसा इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर, इनकंप्लीट नहीं, इनकंप्लीट नंबर जो कंप्लीट नंबर्स में है, जंप्स में इंक्रीज हो रहे हैं और कंप्लीट नंबर्स में। एग्जांपल लिया हुआ है, स्टूडेंट्स इन क्लास 11 कुड बी 1 2 3 10 11 15 और 20, ठीक है, जंप्स हैं, देखो कंटिन्यूअस नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसा नहीं है, क्या है, जंप्स में इंक्रीज हो रहे हैं, बट कैन नॉट बी 1/4 यानी सवा, ऐसा नहीं हो सकता, या 1.5, ठीक है, या 3/4 यानी पौना, 1.75, ठीक है, ऐसा नहीं, कंप्लीट नंबर्स में। इन अदर वर्ड डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट नंबर्स, ठीक है, और मैं सिंपली से दैट द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल आर इन कंप्लीट नंबर, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, जम्प्स में इंक्रीज हो रहा है और कंप्लीट नंबर्स में एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, इनकंप्लीट नंबर नहीं है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं। आई बात समझ में? बट ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल की, तो वेरिएबल दैट अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज और इंक्रीज नॉट इन जंप, ये रेंज में है और जंप्स में इंक्रीज नहीं हो रहे, बट कंटिन्यूअसली और इन फ्रैक्शन, बट ये फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, किसमें हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, जो रेंज में है, कंटिन्यूअस है और फ्रैक्शन में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द बॉयज इन स्कूल, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 1 5 2 एंड 5 3 एंड सो ऑन, ठीक है, दैट इज कंटिन्यूअस, दैट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 5 1 to 5 2 5 3 5 4 5 6 5 7 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। इन शॉर्ट, व्हाइल द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, इनकंप्लीट नंबर्स है, वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल आर इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शंस में हो सकती है और एनी रेंज, रेंज में भी हो सकता है, फ्रॉम 10 to 15 15 to 20 एंड 20 to 25 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट जंप्स में हो रहे हैं, इंक्रीज जंप्स में हो रहा है, एंड इनकंप्लीट नंबर्स है, इनकंप्लीट नहीं, इनकंप्लीट नंबर्स, ठीक है। वही अगर मैं कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं तो सेम है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रेंज में है। आई बात समझिए, कंटिन्यूअस चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक? ये दोनों हमने पढ़ा। चलिए अब एक छोटी सी बात करते हैं, कह रहा है वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूं, वेरिएबल आपको पता है क्या होता है, कि जो चेंज हो रहा है ओवर द टाइम, ठीक है, मेजर कर सकते हैं हम उसे, ठीक है, वेरीज ओवर द टाइम। बट क्या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो चेंज हो रही है, क्या वो वेरिएबल बन जाएगी? कह रहा है एनीथिंग दैट वेरीज या चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेकन एज ए वेरिएबल बट नॉट स्टैटिस्टिक्स। क्या? जैसे हमने कलर कराया अपने बालों पे, लेट्स से आज ब्लैक है, कल ब्राउन है, एंड देन ग्रेइश है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या खुद भी चेंज हो जाता है, व्हाइट आने लग जाता है, ग्रेइश हो जाता है, फिर कंप्लीट व्हाइट हो जाता है, ठीक है, तो क्या ये वेरिएबल हो जाएगा? नहीं, बिकॉज दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, न्यूमेरिकली हम इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स में हम ओनली चेंज, जो वेरिएबल वही होगा जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। आई बात समझ में? और जो क्वालिटेटिव टर्म्स में चेंज हो रहा है वो बन जाएगा एट्रीब्यूट। आई बात समझ में? यहां से बात करते हैं, अगर हम कह रहे क्वालिटेटिव चेंज, ये क्वालिटेटिव है, qualitative change like a chain 10 level of students of class 10 is called attribute, or a change in the attribute in any qualitative expressed as a good, excellent and outstanding। ये क्वालिटेटिव टर्म्स में चेंज होगा तो वो क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा। यहां तक बात समझ आती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे वेरिएबल की बात करूं, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है? न्यूमेरिकली चेंज हो रहा है तो वो वेरिएबल, और क्वालिटेटिव टर्म्स में यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स है तो वेरिएबल, क्वालिटेटिव टर्म्स है तो वो एट्रीब्यूट चेंज। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं रो डेटा की। अब रो डेटा, रो डेटा क्या है? ऐसा डेटा जो हमने कलेक्ट किया और एज इट इज छोड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, इसको किसी चीज में हमने अरेंज नहीं किया, सिस्टमेटिक वे में लगाया नहीं है, बस कलेक्शन, इन्वेस्टिगेटर ने कुछ कलेक्ट किया और उसको एज इट इज रख दिया, नहीं ऑर्गेनाइज नहीं है। कह रहे हैं मास ऑफ डेटा, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, दैट इन इट्स क्रूड फ्रॉम ए रो डेटा, अब ने ला के इकट्ठा कर दिया, यानी अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम,
बहुत सारे आइटम मंगाए हमने, बहुत सारे, और ऐसे ही अनऑर्गेनाइज वे में उसको रख दिया, उसको कोई यूज नहीं है, वो रो डेटा है, जब तक उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते। नीचे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स का डेटा लिया हुआ है, ऐसे ही उनका मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख के हमने यहाँ रख दिया। क्या ये कुछ है? ये एक रो डेटा है। डाटा प्रेजेंटेड इन द अबव टेबल एज रो डेटा, दीज आर नॉट होमोजीनियस डाटा। पता नहीं ना क्या है, हमें पता है थोड़ा ना क्या है। देखो, रो डेटा तब तक यूजफुल नहीं बन सकता जब तक उसको हमने ऑर्गेनाइज ना कर दिया हो, किसी कंटिन्यूस सीरीज में ना डाल दिया हो, या कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज से ग्रुप्स ना बना दिए हो, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होता। डाटा और द डाटा क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस विद सिमिलरिटीज, नो मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते फ्रॉम दिस डेटा, ओनली दैट डेटा आर यूजफुल टू स्टैटिस्टिक्स विच आर होमोजीनियस। अब हम इसके ग्रुप्स बना के होमोजीनियस क्वालिटीज के अकॉर्डिंग बना देंगे तो हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। कैन एन आइटम ऑफ डाटा लाइक प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ फार्मर एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, और वैल्यू और मेजर और आइटम और मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, इसमें कुछ हम नहीं कर रहे, ये ऑब्जर्वेशन है। इसको हमें अगर कंक्लूजन बनाना है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा इन सीरीज बनानी पड़ेगी इसकी। अब बात आती है सर सीरीज क्या होती है, फिर कह रहे हैं रो डेटा को क्लासिफाई करते हैं हम सीरीज के अंदर। सीरीज रेफर टू दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर और सीक्वेंस, जिससे हमने क्या कर दिया, रो डेटा को सीक्वेंस या सीरीज में, सीक्वेंस या किसी ऑर्डर में डाल दिया, तो वो क्या बना, सीरीज बना। अरेंजिंग ऑफ डेटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज, उसे हम सीरीज बोलते हैं। दस इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर, चाहे असेंडिंग लगाएं चाहे डिसेंडिंग लगाएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल सीरीज बात करते हैं। ठीक है, एक होरेस सिक्रेट ने बोला, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, उसने बोला है ए सीरीज as used statistically may be defined to thing or attribute to thing arranged according to some order, ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हमने लगाया तो वो सीरीज बन जाती है। अगर मैं रो डेटा को बोलूं ऐसे ही अनऑर्गेनाइज वे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लाके हमने छोड़ दिया तो वो रो डेटा है। सीरीज क्या है, किसी ग्रुप ऑर्डर में या सीक्वेंस में किसी रो डेटा को अरेंज कर दिया तो वो सीरीज बन जाती है, इतनी सी बात है। ठीक है, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ रो डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। हमने क्या करना है, रो डेटा हमारे पास आ चुका है, अब उसको हमें स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करना है, सो दैट उसका मीनिंगफुल कंक्लूजन तो निकाल पाए, अपने अकॉर्डिंग यूज तो कर पाए, जिस स्टडी के लिए हमने उसको लिया है, कलेक्ट किया है, उसको अच्छे से कर तो पाए। तो कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इंप्लाइज कन्वर्जन ऑफ रो डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। ठीक है, तो क्लासेस आर फॉर्म्ड, अब उसके लिए ना हमें क्लासेस, हम क्या बोल रहे हैं कि हमने क्लासेस बनाई, क्लासेस आर फॉर्म्ड। क्लासेस किस लिए बनाई जाती हैं, क्या ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, द नेचर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन द स्टडी, जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नेचर क्या है, ठीक है, एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट आर वेरिएबल टेंड टू अज्यूम। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको, तो आप क्या करते हो, रो डेटा को कन्वर्ट करते हो स्टैटिस्टिकल सीरीज में बाय फॉर्मिंग और बाय मेकिंग द क्लासेस और द रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ द क्लासेस, ठीक है, जो वेरिएबल है उसके नेचर को ध्यान में रखते हुए। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, कौन कौन सी टाइप्स है हमें जो पढ़नी है। कह रहा है ब्रॉडली स्टैटिस्टिकल सीरीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज, किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज या सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज, यानी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी सीरीज या सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, दो टाइप की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जिसे हम बोलते हैं सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज, या फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसे हम बोलते हैं सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। तो अब सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी सीरीज को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्क्रीट सीरीज और जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज विद क्लास इंटरवल्स, ये दो हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज विद क्लास इंटरवल्स। आई बात समझ में, तो एक एक को देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो हमने इसको एक चार्ट में डाला हुआ है, क्या टाइप्स ऑफ सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज एक, दूसरा फ्रीक्वेंसी सीरीज, फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी दो, डिस्क्रीट यानी फ्रीक्वेंसी एरे, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए अब इंडिविजुअल सीरीज को समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या है, मतलब हमारे पास डेटा है, हमने उसको जस्ट अरेंज किया है, द सिंपलेस्ट वे ऑफ अरेंजिंग द रो डेटा, हाँ, तो उसे हम बोलेंगे हमने क्या किया है, इंडिविजुअल सीरीज में डाला है। अब उसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, या तो हम सीरियल नंबर वाइज कर सकते हैं, या किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा।
कैसे भी कर सकते हैं। तो बस उसी वे में हमें इस इंडिविजुअल सीरीज को बांटना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कह रहा है इंडिविजुअल सीरीज क्या है? इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, आइटम सिंगली लिस्ट है बस। ठीक है, एग्जांपल है, मार्क्स ऑब्टेन किए 30 स्टूडेंट्स ने, जो 11th क्लास के 30 स्टूडेंट्स है, उसको सिंगली हमने सिर्फ रख दिया है। द सीरीज वुड बी कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। इन दिस सीरीज देयर इज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम्स, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि 10 मार्क्स कितने इन्होंने लिए हैं या 20 मार्क्स कितने उन्होंने लिए हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसको सीरीज को हम दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, यानी सीरियल नंबर से, और दूसरा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से। अब सीरियल नंबर की बात करते हैं। लेट्स से एक क्लास है ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो सबका एक इंडिविजुअल रोल नंबर भी रहा होगा। सो हमने क्या किया, रोल नंबर वाइज 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन टू 30 रोल नंबर लिए, और इंडिविजुअल रोल नंबर का, यानी हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स को अलाइन कर दिया। दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। हमने क्या किया, अलाइन किया, एक सीरीज बना दी, एक क्लास बना दी ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे हमने क्या बोला, इंडिविजुअल सीरीज। कह रहे हैं वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल सीरीज इज दैट ऑल द आइटम्स आर अरेंज्ड इन सीरियल ऑर्डर। हमने सीरियल ऑर्डर में डाल दिया 1 2 एंड सो ऑन। दस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स आर मे बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर रोल नंबर्स, रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमने उनको कर दिया। ठीक है, डाटा ऑन द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ द हॉस्टल स्टूडेंट्स मे बी अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर रूम नंबर। मतलब हमें देखना है हमारे पास जो डेटा है उसको हम कैसे सीरियली बांट सकते हैं। जैसे हमने बात की स्टूडेंट्स के रोल नंबर के अकॉर्डिंग, हॉस्टल की बात करें तो रूम नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हॉस्पिटल की भी बात करें तो बेड नंबर के अकॉर्डिंग, कैसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो एक नीचे दिया हुआ टेबल, उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेते हैं। हमने क्या किया इसमें, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स है, रोल नंबर मार्क्स, रोल नंबर मार्क्स, रोल नंबर मार्क्स 1 to 30 हमने इसको अलाइन कर दिया। क्या बना दिया, एक इंडिविजुअल सीरीज बना दी। यहां तक कोई दिक्कत, एक इंडिविजुअल सीरीज का रूप दिया, जिसे हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर हमने क्या कर दिया, इंडिविजुअल सीरीज को बना दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो चलें फिर आगे। अब इसके बाद क्या कहते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। मतलब द अदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल सीरीज इज अ सिंपल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स से 30 मार्क्स का पेपर, कितने मार्क्स का पेपर, 30 मार्क्स का पेपर, किसी स्टूडेंट ने 10 लिए, 12 लिए, 13 लिए, 15 लिए, 20 लिए, 25 लिए, 26 लिए, 28 लिए और 30 मार्क्स लिए, ऐसे लिया। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से बांटना है। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े पे जाएंगे, छोटे से बड़े पे जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, जिसके सबसे कम मार्क्स हैं उसको सबसे पहले, यानी 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 18, फिर 20, फिर 24, फिर 26 एंड लास्ट में 30, जिसने 30 लिए होंगे। तो ऐसे हमने इसको क्या किया, अलाइन किया। आप देखिएगा सामने डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी 10 वाले फिर आ गए, फिर 15 वाले आ गए, फिर 20 वाले आ गए, फिर 25 वाले आ गए, फिर 30 वाले आ गए एंड सो ऑन आ गए। हमने उनको क्या कर दिया, अलाइन कर दिया, जस्ट इन ए सिंपलर वे, जो कि क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। यहां तक कोई दिक्कत, चलें फिर आगे। अब सेम सिमिलर वे में हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। डिसेंडिंग में हमने क्या करना है, जो हमने असेंडिंग में किया उसका रिवर्स, दैट्स इट, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड लास्ट में सबसे छोटा। तो वही हमने किया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आगे। यहाँ पे 44, ठीक है, चलें आगे फिर। चलिए, तो कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बट दिस मेथड इज नॉट ऑफ मच यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज वेरी लार्ज। अगर यही यहाँ पे तो हमने 30-40 डेटा लिया, 30-40 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, लेट से यही 30-40,000 का होता हो, तो एक एक करके इसको कैसे क्या बाइफर्केट कर पाते। इसलिए इसका एक अदर मेथड है जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मेथड। उसमें हम देखते हैं लार्ज डेटा को कैसे सम अप कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हमने आज बात क्या करी, कन्वर्जन ऑफ रो डेटा। ठीक है, रो डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब उसके टाइप्स देखे हमने, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में भी दो टाइप हैं जो हमने अभी पढ़ने हैं। तो ये सिंपल वे हमने पढ़ लिया, आगे हम चलेंगे फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, चलें फिर। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे आगे फ्रीक्वेंसी सीरीज की। हमने अभी तक क्या देखा था, इंडिविजुअल सीरीज। अब हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज की। किसकी, फ्रीक्वेंसी सीरीज की। तो उसको भी टू टाइप्स में हमने बात किया था, डिस्क्रीट सीरीज यानी फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, और उसके लिए भी हमें आगे देखना है कि पहले, उससे पहले, आगे चलने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहले हम टर्म्स को समझते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी सीरीज स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है फ्रीक्वेंसी होती क्या है। कह रहा है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है,
एन आइटम अकर, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एक आइटम कितनी बार आ रहा है। लेट्स से मैंने बोला 10 के लिए फ्रीक्वेंसी है 4, सो इसका मतलब है जो 10 नंबर है ये 4 बार अकर हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर, ठीक है। और यार रिपीट हो रहा है एक सीरीज के अंदर। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ आइटम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट आइटम। फॉर एग्जांपल इन टेबल हमने बात करते हैं 10 4 टाइम आ रहा था, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज अकरिंग इन अ सीरीज, दैट्स इट। हमने एग्जांपल लिया 10 जो कि 4 बार आ रहा है, दैट्स इट। आगे बात करते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी की। द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ कोरेस्पोंडिंग टू अ रेंज ऑफ वैल्यू और क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। लेट्स से हमने टोटल नंबर को एक क्लास इंटरवल में बांटा है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन। तो ये क्लास हो गई, इज द 5 to 10 इज अ क्लास। अब ये देखना है कि 5 से 10 के बीच के नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी। लेट्स से 5 एक बार आ रहा है, 6 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है, तो ये 4 एक द फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 स्टूडेंट, ठीक है, सिक्योरिंग मार्क्स, जिसने मार्क्स लिए 10 से 15 के बीच में, तो 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल क्या है, 10 to 15, ठीक है। तो 4 इज द क्लास फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में। नाउ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट, जैसे हम बोलते हैं टेलीबाज। टेलीबाज क्या कर रहे हैं, टेलीबाज इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। हमें क्या करना होता है, इसे हम फोर एंड क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। टेलीबाज के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, लेट्स से एक फ्रीक्वेंसी है 1, तो टेलीबार का मतलब होगा कि एक वर्टिकल लाइन, सिंपल, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन मैं आपको यहां दिखाता हूं, एक वर्टिकल लाइन। लेट्स से क्लास हमने लिया मार्क्स 10 के लिए और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, कितनी है 5। तो अब इसके लिए हमें टेलीबाज बनाने हैं, तो 5 बार आ रहे हैं, तो हमने क्या बोला इसको, फोर एंड क्रॉस मेथड भी। तो सिंपल सी बात है, पहला टेलीबार, दूसरा टेलीबार, तीसरा टेलीबार, फोर्थ टेलीबार। अब इसका मतलब ये हो गया कि 4 हो गया एंड क्रॉस मेथड है, तो ये फिफ्थ टेलीबार ऐसे आता है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5। लेट्स से अगर ये 6 होता तो यहां आगे एक और लग जाता, एंड सो ऑन चलता रहता, 1 2 3 4 एंड क्रॉस, 1 2 3 4 एंड क्रॉस, 1 2 3 4 एंड क्रॉस। ऐसे रिप्रेजेंटेशन दी जाती है इन द टेलीबार्स। आई बात समझ में। जो लिखा हुआ है उसको समझने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो बताया वो उसको हम एग्जांपल से देखते हैं, नीचे एक टेबल से, जैसे हम बोलते हैं फोर एंड क्रॉस मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रो डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी सीरीज। लेट्स से मार्क्स दिए हुए हैं हमारे पास 10, टेलीबार्स हैं उसके लिए 4, तो फ्रीक्वेंसी 4, ये 5, ये देखिएगा ये 8। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ये 4, ये 5, ये 8, ये 5, ये 4, ये 2, ये 1, ये सॉरी ये भी 2 है, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं द टेलीबार्स। यहां तक कोई दिक्कत, चलें फिर आगे। ये आपको एक छोटी छोटी टर्म्स बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज से स्टार्ट करने से पहले। अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। तो कह रहा है डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे इज दैट सीरीज इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन ए वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द आइटम्स आर क्लियरली शोन, यानी एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ दैट आइटम हम अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कह रहे इन सच सीरीज देयर आर नो क्लास इंटरवल्स, कोई क्लास इंटरवल नहीं है डिस्क्रीट में, कोई क्लास इंटरवल नहीं है। आगे देखेंगे क्लास इंटरवल यानी एक नंबरिंग सिस्टम है, सिंपल। एंड ए पर्टिकुलर आइटम इन द सीरीज इज नंबर्ड रेदर देन मेजर्ड इन सम रेंज। हम सिर्फ नंबर को रेंज में नहीं है, हम नंबर को फ्रीक्वेंसी पे डाल रहे हैं। आगे देखते हैं, एग्जांपल लिया हुआ है हमने। कह रहा है 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हैव सिक्योर्ड द मार्क्स एज फॉलोज, 11 12 11 16 11 17 16 17 14 17 18 20 14 14 20 17। तो हमें दिख रहा है कि कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 11, ठीक है, 12 है नहीं, एक बार है 12 वन टाइम, 11 3 टाइम्स। उसके बाद 14 की बात करते हैं, 14 एक बार, 14 दो बार, 14 तीन बार, तो 14 भी 3 बार। उसके बाद 16 एक दो, 2 बार 16, फिर 17 एक दो तीन 4 बार 17, फिर 18 एक बार, 12 एक बार, 21 2 3 4। ये ऐसे हमने देखा, ठीक है। अब देखते हैं इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है। लिखा हुआ है सब ठीक है। 11 कितनी बार आ रहा था, 3 बार, तो हमने फ्रीक्वेंसी डाल दी टेलीबास के अकॉर्डिंग 3। 12 1 टाइम, 14 4 टाइम, 16 2 टाइम, 17 5 टाइम्स।
ठीक है, 18 वन टाइम एंड 20 4 टाइम, ऐसे इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। टोटल कितना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे फिर। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, हमने ऊपर डिस्क्रीट सीरीज की बात करी थी, अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, हमने क्लास इंटरवल जो लिया था, क्लास इंटरवल याद है अभी जो हमने एक वर्ड देखा था, तो वो क्या था, एक क्लास बना दी हमने रेंज की, जैसे 10 टू 15, 10 टू 15 कितना स्कोर किया, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे वही क्लास इंटरवल के लिए है। ठीक है, तो वही देखते हैं। करें इन दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड, हमें नहीं पता पर इतना पता है कि एक रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, तो आइटम्स अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज और लिमिट्स, उसको हम अज्यूम करते हैं रेंज में और उसको उसके अकॉर्डिंग प्लेस कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स डेटा आर क्लासिफाइड इनटू 4 इनटू डिफरेंट क्लासेस विद अ रेंज, द रेंज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, उसे हम क्लास इंटरवल बोल देते हैं। तो इलस्ट्रेशन हमें दिया हुआ है 10 टू 15 के लिए 15, 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 एंड 55 से 50, उनकी रेंज एंड उनके टेलीपास। सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, सिंपल। हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्या लिया कि नंबर्स थे, सिंगल मार्क्स थे, उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी और उसके अगेंस्ट टेलीपास। बट यहां पे हम सिंगल मेथड यानी सिंगली मेजर नहीं कर सकते किसी नंबर को, हमें पता है कि किसी क्लास इंटरवल में आ रहे हैं बट सिंगली नहीं आ रहे, तो हमने इसको क्या किया, हमने एक क्लास इंटरवल बनाई, उसके अगेंस्ट हमने फ्रीक्वेंसी ली और टेलीपास में डाल दी। आई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलें फिर आगे। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। यहां पे टोटल नंबर हम अज्यूम कर, देखो कितना है, 4 9 और 8 17 और 5 22, 4 26, 26 और 4 30, ये 30 है, टोटल नंबर 30 है। अब हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमें इस क्लास इंटरवल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय द टोटल क्लास इनटू 100। क्या आएगी, 4/30 इंटू 100 इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। आई बात समझ में? पक्का? तो चलिए फिर देख लेते हैं। Correct, the frequency values are expressed as percentage। अब हमने क्या किया, ऊपर हमने उस फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में तो कन्वर्ट किया। कह रहा फ्रीक्वेंसी वैल्यू को हमने एक्सप्रेस कर दिया परसेंटेज में ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, वी गेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 30 था टोटल, 4/30 इंटू 100 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया, रिलेटिव। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? तो क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी एरे में क्या डिफरेंस है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी डिस्क्रीट वैल्यू की जो हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, कि हमारे पास एक नंबर है, एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं और उसमें हमारे पास क्लास आ जाती है, तो वही चीजें लिखी गई हैं। फ्रीक्वेंसी एरे में कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल शोइंग रेटिंग बाय द स्टूडेंट ऑफ देयर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ वाई वेरिएबल आर फ्रीक्वेंसीज कोरस्पॉन्डिंग देयर वैल्यू एक्स वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लिया, एक्स इज अ वेरिएबल कि कितनी बार आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने वाई में ले ली, और इसमें यहाँ पे एक्स इज द क्लास, यहाँ पे क्या है, एक्स क्लास है जो रेंज के अंदर आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक नोट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस सीरीज और सीरीज विद क्लास इंटरवल, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, जो रेंज में आता है, और सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डेटा। स्टूडेंट आर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल रीडिंग द सबसीक्वेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक। आगे देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आगे आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, सिंपल सी बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्लास आपको पता है, मैंने बताया, क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट क्या है, दो लिमिट होती है हर क्लास में, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, यानी 10 टू 15, 10 इज द लोअर लिमिट एंड 15 इज द अपर लिमिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया कि किस रेंज में आ रहा है, वो रेंज क्या है, यानी 15 माइनस 10 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्लास इंटरवल, जो 5 हो गया इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज द मिड वैल्यूज। क्या होती है, अब 15 और 10 टू 15 एक क्लास है, तो उसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 12.5 कैसे निकलेगी, दोनों लिमिट को ऐड डिवाइडेड बाय 2, दैट्स एवरेज ऑफ दैट क्लास, उसे हम बोल देते हैं मिड वैल्यू। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 द मिड वैल्यू। कह रहा है हाउ टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इट डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ द सीरीज और हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज। सिंपल, आपको कैसे बनाना है, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लेनी है, कहां तक जा रही है, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास। कह रहा है नंबर ऑफ क्लासेस वन, रेंज ऑफ द सीरीज इज नोन एंड साइज ऑफ द क्लास। हमें जब पता चल जाएगा कि रेंज कैसी है सीरीज की और कितना साइज है, तो उसके अगेंस्ट हम इंटरवल डिटरमिन कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ क्लासेस इजिली डिटरमिन हो जाती है, नॉर्मल। इक्वल एंड अनइक्वल
एक सीरीज की बात करते हैं, शुड बी हैव इक्वल और नॉर्मल, यार सिंपल है वो तो, जब आपके पास डेटा आएगा हम एग्जांपल देखेंगे उससे करेंगे, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसकी क्लास लिमिट ये सब हम देखेंगे आगे, हम क्वेश्चन से देखेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी। सो हम अपने लास्ट मोमेंट्स पे आ चुके हैं अपने चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो कुछ लास्ट टॉपिक ही है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने लास्ट सेशन में देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हम उसके टाइप्स देखेंगे, एक एक करके उसके टाइप्स देखेंगे एंड देन खत्म। आपका ये चैप्टर भी खत्म, अंतिम सांसें ले लेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट ही करते हैं, फिर इसको ज्यादा देर ना लेते हुए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसमें हमने बात की है पांच टाइप की, कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना जो पांच तरह का होता है, पांच टाइप का होता है। वो कौन कौन सा, आइए बताते हैं आपको। कह रहे हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, कौन सा, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। पांच, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू। पांच, एक एक का नाम आपको याद है, एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक है। कन्वर्जन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, बात आगे का बढ़ाते हैं अपनी। हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज की। किसकी बात करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज की। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, आपने वर्ड सुने होंगे एक्सक्लूसिवली और इंक्लूसिव, ये वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे, ठीक है। तो सोचो कि बस इसी पे बेस्ड है ये दोनों, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में ये है कि कुछ आपका इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर आप किसी भी चीज की बात करेंगे तो समझिए इसमें वो चीज एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। लेट्स से हम बात करते हैं, आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं तो आप कोई भी एक शर्ट लेते हैं, शर्ट लेते हैं उस पर उसका प्राइस टैग होता है। तो कुछ प्राइस टैग्स पे लिखा होता है अमाउंट, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, कुछ पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। एक्सक्लूसिव का मतलब उस अमाउंट में जो आप देख रहे हैं उसमें टैक्स अमाउंट इंक्लूड नहीं है, और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब है कि वो अमाउंट उसमें इंक्लूड है। इतनी सी बात समझी, हाँ जी। तो एक्सक्लूसिव सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो क्लास इंटरवल्स आएंगी ना, ठीक है, क्लास इंटरवल्स में जो उसकी अपर लिमिट है, लेट्स से हम बात करते हैं 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू एंड सो ऑन, जो भी बात की, उसकी जो अपर लिमिट है ना उस क्लास इंटरवल में वो इंक्लूड नहीं होगी। कह रहा है एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड कर रहा है, आइटम कोरेस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट, यानी जो आइटम अपर लिमिट के हैं ना वो हटा दिए गए, उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कह रहे इन दिस सीरीज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। इस सीरीज में क्या होगा, जो आपकी अपर लिमिट है ना एक क्लास इंटरवल की, वो दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी। यानी आप देख रहे हो एक कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है 10 टू 15 टू 20 टू 25, यानी ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट नीचे वाली क्लास की लोअर लिमिट होगी। इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बात करेंगे हम, ठीक है। बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास, क्योंकि अपर लिमिट वाली जो लिमिट है फ्रीक्वेंसी है वो उसमें इंक्लूड नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है, इंक्लूड नहीं हुई है। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, कह रहा है इन ए क्लास इंटरवल ऑफ 10 टू 15 ओनली सच आइटम वुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 से सिर्फ 14 तक है, यानी 15 वाली इंक्लूड नहीं की जाएगी। एनी आइटम ऑफ वैल्यू ऑफ 15 वुड बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 15 से 20 वाली, उसमें हम इसको इंक्लूड करके चलेंगे। इतनी बात समझ आती है, चलें फिर आगे। चलिए एक एग्जांपल एक्सक्लूसिव सीरीज का, कह रहा है 10 टू 15 फ्रीक्वेंसी 4, 15 to 20 फ्रीक्वेंसी 5, 20 से 25 फ्रीक्वेंसी 8, 25 से 30 फ्रीक्वेंसी 5 एंड 30 to 35 फ्रीक्वेंसी 4। टोटल हमारे पास है क्या, 26, ठीक है। अब कह रहे हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द अबोव टेबल दैट अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल रिपीट हो रही है,
ठीक है, एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। ठीक है, ऑल्सो इट मे बी नोटेड दैट ऑल द वैल्यूज कोरेस्पॉन्डिंग टू से 15 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड not in the class interval of 10 to 15 but in the class interval of 15 to 20। यानी सारे आइटम्स जो किसके कोरेस्पॉन्ड हैं, 15 के कोरेस्पॉन्ड हैं, वो किस में इंक्लूड होंगे, जिसकी 15 लोअर लिमिट है। इतनी सी बात समझ आई। लाइकवाइज वैल्यू ऑफ 20 विल बी इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल 20 to 25। ठीक है, 15 to 20 में नहीं आएगा ऐसे। ओके, चलें फिर आगे। जी सर, चलिए। ये क्या पढ़ा हमने पढ़ा एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या पढ़ा हमने? एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या पढ़ा हमने? एक्सक्लूसिव सीरीज। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंक्लूसिव सीरीज। क्या पढ़ने वाले हैं? इंक्लूसिव सीरीज। करेक्ट। एन इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज, क्या है वो? इन विच इंक्लूड्स आइटम, ऑल आइटम अप टू इट्स अपर लिमिट। मतलब छोटा सा डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूड की जाएगी। इन सच सीरीज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एज अ लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। और इसमें क्या है? अपर लिमिट क्लास इंटरवल की नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है, यानी रिपीट नहीं हो रही है। Thus, there is a gap between the upper limit of a class interval and the lower limit of a next class interval। यानी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत? The gap ranges between, for example, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, etc. represent an inclusive series। Obviously, आप देख रहे हैं कि रिपीट नहीं हो रही है। Thus, all the items ranging between 10 to 14 are included in that class interval। Likewise, all the items ranging from 15 to 19 will be included in that next class interval। In short, अगर बात करते हैं, कह रहा है while in the exclusive series there is an overlapping। क्या है वर्ड? overlapping of the class limits। Upper class limit of one class interval being the lower class limit of the next class interval। There is no such overlapping in the inclusive series। इंक्लूसिव सीरीज में कोई ओवरलैपिंग नहीं। बात समझे? कोई दिक्कत? चलें फिर आगे। चलिए, एक इलस्ट्रेशन आपके लिए इंक्लूसिव सीरीज का। 10 to 14 फ्रीक्वेंसी, 15 to 19 फ्रीक्वेंसी, 20 से 24 फ्रीक्वेंसी, एंड सो ऑन। वही सेम एग्जांपल है, बट आपके पास क्लास इंटरवल डिफरेंट है। एग्जांपल एक्सक्लूसिव सीरीज वाला है, बट क्लास इंटरवल डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, अब कैसे, एक छोटी सी बात मैंने आपको बोला था, हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क। चलिए फिर आगे। हाँ जी, कह रहे हैं इंक्लूसिव सीरीज आर यूज्ड where there is some definite differences between the values of various items in the population। कोई दिक्कत? डिफरेंस है। In the above table, if a student has obtained 14.5 or 19.5 marks, there can be expressed only if the inclusive series is converted into an exclusive series। अब उसको कैसे हाईलाइट कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये तभी हाईलाइट हो सकता है जब इंक्लूसिव सीरीज क्या बन जाए? एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाए, यानी कन्वर्ट हो जाए। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्जन ऑफ एन इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। आइए देखते हैं मेरे चीज। फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। लगाओ स्टार। सबसे पहला क्या, हमें सबसे पहले डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। किसको? डिफरेंस को फाइंड आउट करना है बिटवीन अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ठीक, डिफरेंस। लेट्स से हम बात कर रहे हैं 10 to 14 एंड 15 to 19, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस दैट इज 1। आई बात समझे? फर्स्ट ये है। आगे चलते हैं। कह रहा है हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ यानी 1 का हाफ होगा, इज एडेड टू द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। उस हाफ को अपर लिमिट में ऐड कर दो, एंड हाफ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। नीचे वाली क्लास से, उसके लोअर लिमिट से हाफ को ऐड कर दो।
हमने बात की थी 10 से 14 और 15 से 19। इसमें ऐड कर दो, इसमें लेस कर दो, बन जाएगी। आई बात समझ क्या हो जाएगी फिर ये? अभी इसको नहीं लेते, 14.5 हो जाएगी इसकी अपर लिमिट और 14.5 हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट। यहां तक बात समझ आई? चलो अभी चलते हैं। यूजिंग दीज टू स्टेप्स, ये दो स्टेप यूज करके इंक्लूसिव सीरीज ऑफ द अबव टेबल हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज एज अंडर। आइए समझते हैं ऊपर क्या था। 10 टू 15, 10 टू 14, 15 टू 19, 20 से 24, ऐसा था। कैसे होगा कन्वर्जन? आइए, लोअर लिमिट में से हाफ सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में हाफ ऐड कर दिए, कंटिन्यूअस सीरीज यानी एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई। आप चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास में 6 है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो चले फिर आगे। जी सर चलिए। कह रहे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, मेन डिफरेंसेस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज। अब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बोल दो, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। कह रहे इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज अपर लिमिट ऑफ द वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। हाउएवर इंक्लूसिव में ऐसा नहीं होता, एक डिफरेंस होता है बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ अदर क्लास। कोई दिक्कत? एक्सक्लूसिव में डिफरेंस नहीं है, इंक्लूसिव में डिफरेंस है। चलिए पहला डिफरेंस हो गया। कह रहा है इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास। अपर लिमिट की जो वैल्यू है वो उस क्लास में इंक्लूड नहीं की जाती, व्हाइल रेदर इन द इट इज इंक्लूडेड इन द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंक्लूसिव में ऐसा नहीं होता, उसी में उसको काउंट करके चलते हैं। वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट ऑफ क्लास इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल ओनली। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, पक्का? चलें फिर आगे। यहां तक कोई डाउट? हमने दो डिफरेंसेस देखे। आगे डिफरेंस क्या कह रहा है? एक्सक्लूसिव सीरीज इज यूजफुल whether the value is in complete number or in decimal। एक्सक्लूसिव सीरीज यूजफुल है चाहे डेसिमल में हो चाहे कंप्लीट नंबर में, बट इंक्लूसिव अगर कंप्लीट नंबर में होगा तो ही यूजफुल है। ओह माय गॉड, आई बात समझ में? पक्का? कह रहा है काउंटिंग कैन बी डन इन ऑल केसेस अंडर एक्सक्लूसिव सीरीज, हाउएवर फैसिलिटीज काउंटिंग it become necessary to convert inclusive into exclusive। एक्सक्लूसिव के लिए हम काउंटिंग वैसे ही कर सकते हैं, पर इंक्लूसिव के लिए हमें पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कह दो अगर नो कन्वर्जन फॉर एक्सक्लूसिव while counting, but conversion is necessary for inclusive। यहां तक कोई दिक्कत? These are all the differences जो आपके सामने थे। ठीक है, तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी, क्या? एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो चलिए फिर कीजिए इसको। तो चलिए फिर बात करते हैं अब आपके सामने हम। तो चलिए फिर बात करते हैं हम अपनी थर्ड टाइप की जो है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड नाम में है, ओपन है यानी कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा, यानी हमारे पास कुछ ना कुछ फिगर्स इधर उधर हो रहे होंगे। तो वही है, कह रहा है इन सम सीरीज द लोअर क्लास ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल हमारे पास है ना सारी, उसकी जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट है एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल। पूरी सीरीज में फर्स्ट एंड लास्ट को आपको देखना है, फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास की अपर लिमिट मिसिंग है। सिर्फ और सिर्फ बीच का सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, दो डेटा मिसिंग है। कह रहे इंस्टीड उसकी जगह क्या होगा? लेस देन और बिलो इज स्पेसिफाइड इन प्लेस ऑफ लोअर। लेस देन और बिलो यानी कम, किसके लिए स्पेसिफाई किया गया होगा? लोअर क्लास लिमिट के लिए, फर्स्ट क्लास इंटरवल की। एंड मोर देन या अबोव इज स्पेसिफाइड इन द प्लेस ऑफ अपर क्लास लिमिट एट द लास्ट क्लास इंटरवल। लास्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है उसके लिए मोर देन या फिर अबोव स्पेसिफाइड किया गया होगा। सच सीरीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड सीरीज, उसे हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। ठीक है,
Thus an open-end series is that series, वो कौन सी सीरीज है, in which lower limit of the first class and the upper limit of the last class is simple as that. चलिए इसको समझते हैं. ओपन एंड सीरीज आपके सामने है. बिलो 5 फ्रीक्वेंसी, आगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी है सारी आपको, एंड लास्ट 20 एंड अबव. यू कैन सी, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं किस बारे में दे रखी होगी. 25 मार्क का टेस्ट हुआ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th. ठीक है, तो उसमें बच्चों ने, कितने बच्चों ने क्या क्या स्कोर किया. 5 से कम एक ने किया होगा, 5 से 10 एंड सो ऑन, प्लस 20 एंड अबव किसने, एक ने. सो ऐसे आपके सामने बनाया गया है ये. तो इसे क्या बोला हमने, ओपन एंडेड सीरीज. कह रहे इन ऑर्डर टू डिटरमिन द लिमिट्स ऑफ द ओपन एंड intervals, the general practice is to give some magnitude. Magnitude आपको पता है क्या होता है, the difference between, अभी क्यों बताएं, वैसे बता देते हैं. difference between the class intervals, upper limit minus lower limit. आइए समझते हैं. बट एक बार जरूर देखना, हर क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए. ठीक है, तभी आएगा. चलिए, कह रहा है to give some magnitude to these class interval as is of other class intervals in the series. However, this practice is adopted. कब adopt किया जाएगा, when known magnitudes of the different class interval in the series are equal to each other. For example, in the above table, since the magnitude of the class interval is the same throughout the series, first class interval will be assumed. तो उस केस में हम डिफरेंस एंड अबोव, यानी जो लोअर है और जो अबोव है, यानी लेस देन है और मोर देन है, उसमें वो मैग्नीट्यूड को ऐड और लेस करके हम अपनी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे. कोई दिक्कत, चलें फिर आगे. नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, सम होता जा रहा है सीरीज का. कंबाइन, क्यूमुलेट, यानी फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है और जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है, सेकंड फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, थर्ड में फर्स्ट और सेकंड होगी, फोर्थ में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड भी ऐड होगी. सो इसे बोला हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. कह रहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज दैट सीरीज which the frequency are concisely added corresponding to each class interval in the series. Add हो रहा है, ये तो बाबा add हो रहा है. Let us proceed with an illustration. क्या है, converting simple frequency series. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, simple frequency series को cumulative frequency series में convert कर रहे हैं. ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं. simple frequency series आपके सामने है. 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30 सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है. There are two easy way of converting this series into cumulative. क्या, फर्स्ट तो आपको पता ही है, मोर देन वाला भी आप कर सकते हो, लेस देन वाला भी कर सकते हो. क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट. हम अपर लिमिट के बेसिस पे भी कर सकते हैं क्लास इंटरवल. एग्जांपल 10 लेस देन 15 लेस देन 20 when the class intervals are 5 to 10. यहां पे भी लेस देन लिख दीजिए. एक क्लास इंटरवल है 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20. तो हमने क्या बना दिया, अपर लिमिट के बेसिस पे, यानी लेस देन 10, लेस देन 15 एंड लेस देन 20. ठीक है, और या फिर उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लोअर क्लास लिमिट के बेसिस पे भी. कैसे, मोर देन 5, 5 से 10 है तो मोर देन 5 से ज्यादा, फिर उसके बाद 10 से ज्यादा, फिर 15 से ज्यादा. क्लास इंटरवल्स वही है. ठीक है, कह रहा, thus when a frequency distribution is to be converted into a cumulative frequency distribution, the cumulative frequency would correspond to their either lower class limit or upper class limit of the class interval of the series. Accordingly, the class interval would get converted into less than or more than. उसमें हम बांट देंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, दोनों में हम आपको बांट के दिखा रहे हैं. आपके पास ऊपर क्लास इंटरवल्स थे सारे और फ्रीक्वेंसी थी, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज थी. ठीक है, तो उसी को हम चेंज करते हैं. चलिए, कह रहा है हमारे पास, हम बात करते हैं सबसे पहले लेस देन वाले. ठीक, अब देखिए क्लास इंटरवल थी 5 से 10, तो हमने फर्स्ट क्लास क्या ली, लेस देन 10. सेकंड 10 to 15, तो लेस देन 15. फिर 20, 25, 30. ठीक है, सब ले लिया हमने. अब देखिएगा, चेक कर दें. चलिए, अब हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है. लेस देन 10 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, 3 थी. आइए 5 से 10 में, आइए चेक कर लेते हैं, आपको पूरा विश्वास होगा. 3 थी 5 से 10 में. ठीक है, तो हम लेस देन में कर रहे हैं, तो इसमें 3 आ गया. अब सुनिए, लेस देन 15 लेंगे ना नेक्स्ट,
तो उसमें ये वाला और ये वाला दोनों नहीं होगा। किसी के मार्क्स 15 से कम है तो उसमें वो 10 से कम वाला भी तो आएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 8 11। फिर 20, अगर हम लेस देन 20 लेंगे तो ये और ये तीनों ऐड नहीं हो जाएंगे, ठीक है, तो 20 आएगा। एंड सो ये समझते हैं 11 20 24 एंड 28 यही किया हमने पक्का। अगर यही बात हम मोर देन की करेंगे 5 और उससे ज्यादा, अब एक बात बताओ 5 और उससे ज्यादा तो हर एक बंदे के हैं, हर एक बंदे के हैं, तो यानी ये लेस देन और मोर देन एकदम उल्टा चलेंगे। लेस देन में हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है, और मोर देन में हम लेस करते जाएंगे। तो ऊपर सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड फिर लेस करते जाएंगे, लेस करते जाएंगे। बात समझ आई? बढ़िया। करेक्ट, कन्वर्जन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब हमें ऐसे कन्वर्ट करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं। हमने ऊपर क्या देखा, हमने सिंपल से कन्वर्ट किया, अब हम क्यूमुलेटिव से कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू सिंपल। 4 स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, 20 लेस देन 20 मार्क्स, 40 लेस देन 30 marks, 48 less than 40 marks, and 30 less than 50 marks। आइए समझते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास थी, ये लेस देन है 10 20 30 40 एंड 50 स्टूडेंट्स हमारे पास इतने की बने। आई बस हमें, तो चलिए फिर चलते हैं। 48 था ये और ये 50 था, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ये 50, ठीक, चलिए अब चलते हैं। हमने क्या किया, 0 से 10 की एक सीरीज बनाई, उसमें वो तो 24 क्या था, 20 स्टूडेंट्स थे, तो 4 ऊपर हमारे पास थे। जो नेक्स्ट सीरीज में आएंगे वो 16 आएंगे, उसके बाद 20 आएंगे, उसके बाद 8 आएंगे, उसके बाद 2 आएंगे। हमने सिंपल कन्वर्जन करा। छोटा सा एरर था क्वेश्चन में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स है तो टोटल आपके पास लेस देन में 4 आए, फिर 20 थे तो 16 इस सीरीज के आएंगे, फिर 40 यानी 20 इस सीरीज के आएंगे, फिर 8 इस सीरीज के आएंगे एंड 2 इस सीरीज के आएंगे। सिंपल। चलें फिर आगे। नेक्स्ट है लास्ट जो है हमारी मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज आर दो सीरीज इन विच वी हैव ओनली मिड वैल्यू क्लास इंटरवल एंड द कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यूज दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एग्जांपल, मिड वैल्यू दी है 5 15 25 35 45 और उनकी फ्रीक्वेंसीज। Such series may be converted into simple frequency using the following method. First, अब आपको क्या करना है, mutual difference between mid values is determined. सबसे पहले mutual difference लेना है, and second the difference obtained is reduced to half करके, which when deducted from the mid values gives lower value, and when added to the mid value तो वो आपको अपर लिमिट है। मिड वैल्यू में हमने उसके हाफ के डिफरेंस को खत्म कर दिया, यानी सबसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो लोअर वैल्यू, ऐड कर दिया तो अपर वैल्यू। आइए समझते हैं। तो लोअर क्या होगा, हाफ ऑफ दैट और उसमें ऐड, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, यानी m माइनस हाफ ऑफ द डिफरेंस, m प्लस हाफ ऑफ द डिफरेंस, ये है हमारे पास, ठीक है। आई इज द डिफरेंस मिड वैल्यूज, ठीक, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो आइए समझते हैं। इन द अबव फ्रीक्वेंसी सीरीज मिड वैल्यूज हमें म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन सब में क्या है, 5 15 25 दे रखा था, तो 15 माइनस 5 10, ठीक है, सब में सेम। हाफ इसका 5 हो जाएगा डिडक्टिंग, ईच मिड वैल्यू में से 5 डिडक्ट कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, ऐड कर देंगे तो अपर आ जाएगी। आई बात समझ में कैसे, आइए समझते हैं। मिड वैल्यू 5 थी, फ्रीक्वेंसी उसकी थी, तो अगर 5 हमारे पास क्या आया था डिफरेंस 10 का था, उसके हाफ कितना हुआ 5,
इसमें से लेस कर दिया तो लोअर लिमिट इस क्लास की 0 और 10 एंड सो टेक्निक आपके सामने एंड सो हो गया कन्वर्ट साहब कोई दिक्कत सेम आगे दिया हुआ क्लास मिड वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है आपको मिड वैल्यूज 25 32 39 46 53 60 डिफरेंस चेक कीजिए इनके बीच का 7 इसके बीच का 7 इसके बीच का 7 इसके बीच का 7 और इनके बीच का भी 7 यानी मिड वैल्यू कितनी है मिड वैल्यू में से अगर हम डिफरेंस निकालें तो 7 इसका हाफ 3.5 हो जाएगा तो हर लिमिट में से हर मिड वैल्यू में से लेस कर देंगे तो लोअर लिमिट ऐड कर देंगे तो अपर लिमिट 3.5 लेस और ऐड करना है आपको 7 you can see आपके पास पूरी सिंपल वैल्यूज बन गई ठीक है तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स और आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का चैप्टर खत्म तो हम आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे इसी तरीके से बट उससे पहले आपको भी तो मेहनत करनी है तो कीजिए और क्वेश्चंस कीजिए फिर और पूछिए अगर आपको कुछ लगता है तो बाय टेक केयर